तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से। वेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एकदम शॉर्ट में अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो ओवरऑल जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका एक इंट्रोडक्शन आप क्लास 11th में फिजिक्स में ले चुके हो, तो आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर आपको तीन लाइंस एक्चुअली दिख रही है। यहां पर ये वाली जो फर्स्ट जो लाइन है एल, इसका डायरेक्शन आपको इस तरफ दिख रहा है। दूसरी जो लाइन एल है इसका डायरेक्शन इस तरफ है। यहां पर एक लाइन एल है और इसके हमने एक सेगमेंट को लिया, लाइन सेगमेंट को ए बी, ठीक है, जिसको हमने एक वेक्टर ए नाम दिया है। तो ये जो वेक्टर ए आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर में जो एरो बना हुआ है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो ए से, और जहां पर एंड हो रहा है वो क्या है, बी है। तो आप वेक्टर को ये भी बोल सकते हो ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी, जो लेंथ है वही मैग्नीट्यूड है। डायरेक्टेड क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। क्लियर हुआ ये चीज? और ये जो लेंथ है यही एक्चुअल में वेक्टर है विद दिस डायरेक्शन। बाकी आपको ये सारी जो चीजें दिख रही है उसके सपोर्टिंग सपोर्ट है बोल सकते हैं। ठीक है, वेक्टर सपोर्ट। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो वेक्टर को यहां पर वेक्टर ए इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, इसको रीड करेंगे वेक्टर ए बी या फिर वेक्टर ए, इससे रीड किया जा सकता है। ठीक है, फर्दर अच्छा ये ए उसका इनिशियल पॉइंट और बी उसका टर्मिनल पॉइंट डिनोट करता है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है। फर्दर यहां पर और कुछ चीजें देख लो जो कि मैंने अभी आपको बताई, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। और मैग्नीट्यूड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें सेम होती है। अब आप अपनी नोटबुक में क्या लिखोगे? अब आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करते चलो, क्योंकि नोट्स प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम बनाओगे अपनी नोटबुक में इस तरह से। यहां पर एक डायरेक्टेड लाइन होगी, डायरेक्टेड लाइन को एल से डिनोट करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट ए, ये टर्मिनल पॉइंट बी हो गया। इसको हम वेक्टर ए या फिर वेक्टर ए बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करके लिखते चलना, पॉइंट वाइज नोट करके लिखते चलना सारी चीजें। अगर कोई वेक्टर ए बी है तो ए क्या डिनोट करता है, उसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या डिनोट करता है, उसका टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इसके पहले सबसे ऊपर में वेक्टर की डेफिनेशन लिख लिया, नहीं लिखा तो वेक्टर की डेफिनेशन लिख देना, अ क्वांटिटी which has magnitude and direction both, which has magnitude and direction both is called vector, is called vector। ये डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद वेक्टर ए बी का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली और उसका सेंस क्या होता है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर को कई बार जैसे मैंने बताया वेक्टर ए सिंपली ऐसे भी डिनोट किया जाता है। वेक्टर ए बी का ये भी मतलब होता है लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड
उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। वेक्टर ए बी जो है उसके दोनों तरफ ये मॉड टाइप का सिंबल यूज करते हैं जो कि उसके मैग्नीट्यूड का बताता है, या फिर अगर हम ये वाला वेक्टर यूज कर रहे हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, या फिर सिंपली अगर ए बी लिख रहे हैं तो भी उसका मैग्नीट्यूड काउंट होगा, या फिर सिंपली अगर ए लिख रहे हैं तो भी उसका मैग्नीट्यूड काउंट होगा। तो इन चारों का मतलब सेम होता है, और ये एक्चुअली क्या बताते हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ये होता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें सबने नोट डाउन कर ली। ओके, ये सारे एकदम फंडामेंटल चीजें हैं, कई बार घुमा फिरा के वर्डिक्स में पूछता है 1 मार्क्स के लिए, सिंपल रहता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देना। अब एक कॉमन सी चीज है कि जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर नोट करके लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का लेस देन 0 नहीं हो सकता, हैज नो मीनिंग। क्लियर ये चीज? तो आप नोट करके लिख लो, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये सारी पॉइंट वाइज लिख के रखोगे तो अच्छा है, ध्यान में रहेगा। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव हो गया, आगे बढ़े अब। ओके, आगे आते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालना पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एकदम सिंपल सेंस में बता रहा हूं। जैसे कि मान लो एक 3D स्पेस है, 3D स्पेस मतलब ये रूम 3 डायमेंशनल स्पेस है, क्योंकि इसमें 3 एक्सेस है। ये एक एक्स एक्सेस वाली लाइन हो गई, ये एक वाई एक्सेस वाली, और ये एक जेड एक्सेस वाली लाइन। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में भी 3D पढ़ा है। अगर 3D स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी पॉइंट होता है, उसकी लोकेशन को बताने के लिए हमें 3 एक्सेस की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर ये चीज? तो उसी तरीके से मान लेते हैं ये हमारा 3D प्लेन है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ रहा है पी, जिसका की कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इस पॉइंट का ओरिजिन से जब ज्वाइन करें, और इस पॉइंट को जब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिलेगा। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने से बनता है। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम बना लो, और इसके बाद यहां पर ये जो वेक्टर बन रहा है इसको मार्क करके इसको लिखना वेक्टर ओपी, जो कि क्या बताता है, पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, प्रॉपरली ये कोऑर्डिनेट्स भी मार्क करना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है, और यहाँ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड ले रखा है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया यहां तक सबने। अब इसी पोजीशन वेक्टर को चाहे तो हम ओपी से डिनोट करें, या फिर वेक्टर आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो एक वेक्टर में कॉमन नोटेशन समझ लो। अगर मान लो हम वेक्टर को इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, या फिर अगर कई बार स्मॉल लेटर का यूज कर रहे हैं तो वो भी चलेगा, तो उसमें सिंगल वेक्टर का नाम होगा बस। क्लियर ये चीज? ओके, अब उसके बाद यहां पर अगर मान लो दूसरा अगर हम फिगर लें, यहां पर 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हो सकता है पॉइंट डी है। तो इनके जो पोजीशन वेक्टर है उनका नोटेशन जो होगा, या तो इसको हम वेक्टर ओ ए से डिनोट करेंगे, या फिर सिंपली वेक्टर ए से डिनोट करेंगे। वैसे इसका नोटेशन क्या होगा, वेक्टर ओ बी, या फिर सिंपली क्या होगा, वेक्टर बी। और इसका नोटेशन होगा वेक्टर ओ सी, या फिर
स्मॉल वेक्टर सी। तो ये तीनों नोटेशन, ये दोनों टाइप के नोटेशन यूज होते हैं। क्लियर ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, दोनों का मतलब सेम है। और ये सारे के सारे क्या है, तीनों अलग अलग पॉइंट है और तीनों के पोजीशन वेक्टर को शो कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? ओके, तो हो गया। तो आगे बढ़ो फिर मैं। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? विप्लव, अभिनंदन? यस सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हाईलाइट कर लेना या स्टार मार्क कर देना, जैसा भी तुम लोगों को लगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक आता ही है डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड, उसकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं ये इस तरह से आपको एक दिख रहा है वेक्टर, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये एक्चुअली कौन सा वेक्टर है, क्या बोलेंगे इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, जिसको हम वेक्टर आर से भी डिनोट कर रहे हैं। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इस कंसेप्ट को बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, फंडामेंटली समझना। अगर मान लो यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उस एंगल को मैं अल्फा नाम देता हूं। ये वाला वेक्टर y एक्सिस से जो मैं एंगल बना रहा है उसको मैं बीटा नाम देता हूं, और ये z एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको मैं गामा नाम देता हूं। अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन एंगल्स हैं जो किसके साथ बन रहे हैं? उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो वेक्टर और कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे मान लो यहां पर से एक वेक्टर निकल रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ। तो ये तीन एंगल को अलग अलग नाम दिए हैं, वो क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल्स, आर द एंगल्स made by the vector with the coordinate axis, with the coordinate axis। अल्फा, बीटा, गामा क्या है? एंगल्स है जो कि वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है। अब ये वाला डायग्राम तुम लोग बना लोगे तो अच्छा, लेकिन बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जगह छोड़ देना, बाद में आराम से बना लेना। ठीक है। 3D के डायग्राम बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जाती है, समझने के लिए अच्छा ही। तो यहां पर वही चीज आपको रिटर्न फॉर्म में वैसे दिख जाएगी, द एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा मेड विद द वेक्टर आर। यहां पर उसको वेक्टर आर दिया है, हमने पोजीशन वेक्टर पी लिया है। एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ जो बनता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स नाम देते हैं। क्लियर ये चीज? लेकिन हेडिंग का नाम क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉस। तो हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर लिख लेना, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा एंड कॉस गामा are called direction cosines। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई ना सबको? डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस, मैं आगे पूछूंगा, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है। हाँ, अब चलो बताना, विप्लव बताना। विप्लव है ना कनेक्टेड? यस सर। कॉस जो होता है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कौन सा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सबको क्लियर है ये चीज? तो कॉस आपको क्या देता है? बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो देता है। तो अगर मान लेते हैं यहां पर ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां पर ये हो गया आपका वो वेक्टर जो बन रहा था, वेक्टर आर। ठीक है। अब यहां पर वेक्टर आर से अगर मैं ये परपेंडिकुलर बना दूं
तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, और एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या नाम देते हैं? अल्फा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वाला जो पार्ट आपको यहां से यहां तक का जो आपको लेंथ दिख रहा है, ये जो लेंथ है, ये एक्चुअली उस पॉइंट का क्या देगा आपको? एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस में कितना दूर है यही बता रहा है वो पॉइंट, मतलब आपको उसका क्या देगा? एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आई ये चीज? और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपको कैसे मिलेगी? इसका मैग्नीट्यूड निकाल के। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं? वो मॉड वाला सिंबल यूज होता है। या फिर सिंपली ऊपर से वेक्टर हटा दो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली किससे डिनोट होगा? आर से डिनोट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? और अभी जैसा कि इसने बोला कि कॉस जो होता है वो किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस क्या है? एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है? आर। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स अपॉन आर। क्या ये समझ में आया? यहां पर एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैलकुलेट होगा वो निकाला है। सबको ये चीज क्लियर हो गई? वैसे ही कॉस बीटा क्या हो जाएगा? y अपॉन आर, क्योंकि बीटा y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है और गामा z एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये पूरी चीजें। और ये वाला ब्लॉक नोट डाउन करोगे तो आपको पता रहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन का ये वैल्यू कैसे आया। हो गया? सबने यहां तक नोट डाउन कर लिया? मेरे ख्याल से ये वाला फिगर बना लोगे ना, ये डॉटेड वाला बॉक्स मत बनाओ, बाकी भी सिर्फ ये बना लो तो चलेगा। आई थिंक उसको बना लो क्योंकि उसकी जरूरत होगी। आप इतना बना लो, देखो ये हो गया जेड एक्सिस बना लो, ये बना लो वाई एक्सिस, और यहां पर बन जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, तीन एक्सिस बन जाएंगे। यहां पर ये बन जाएगा आपका वेक्टर, ये वाला हो गया आपका वेक्टर आर। वेक्टर आर मार्क कर देना। फिर उसके बाद ये एंगल्स की भी मार्किंग कर देना, अल्फा बीटा गामा, जैसे यहां पर मैंने कर रखा है। ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ये वाला एंगल बीटा हो गया, और ये वाला एंगल गामा हो गया, ताकि आपको ग्राफिकली भी वो चीज क्लियर हो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल बीटा, और जेड के साथ बनने वाला एंगल गामा। वो असल में थोड़ा सा क्या, 3D में तो आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, वो 2D में समझ पाने में आपको ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, ये क्लियर बन गया? हम्म। ओके। गामा जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। ठीक है, ओके। अब इधर पे सामने ध्यान देना। हो गया यहां तक? सबने नोट डाउन किया? अब अगर मान लो मैं इस आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर कॉस अल्फा। और इस y को उधर, इस r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? r कॉस बीटा। वैसे ही z की वैल्यू क्या निकल जाएगी? r कॉस गामा। समझ में आई ये चीज? ये x y और z की वैल्यू निकल जाएगी। इसको भी नोट डाउन कर लो, x y और z। अच्छा, ये चीज जैसे यहां पर लिखी हुई ना, आप लोगों को भी लिख देना चाहिए। आर क्या डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वैसे तो मैंने यहां पर बोला था, लेकिन आप लिख लो ताकि भूलो ना। आर का मतलब क्या होता है? देखो ये लिखा हुआ, आर स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होते हैं? क्या होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। क्लियर ये चीज? अब यहां पर ये भी लिखना कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं ना, कॉस अल्फा
उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए एल से डिनोट करते हैं। कॉस बीटा को हम डिनोट करते हैं एम से, और कॉस गामा को हम डिनोट करते हैं एन से। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको एल एम एन से डिनोट किया जाता है। लिख लो इसको। लिख लिया सबने? ओके। तो ये जो x की वैल्यू कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा थी, तो अब वो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू कॉस अल्फा की जगह क्या रख दोगे? l। तो ये क्या हो जाएगी? एल आर। समझ में आई ये चीज? कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाए? कॉस बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? m। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम आर। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन आर। ये कॉस एक्स, वाई और z, ये तीनों की वैल्यूज हो गई। क्लियर सभी को ये चीज? लिख लिया सबने ये चीज भी? हाँ। अब देखो, इसीलिए इसने ये जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट पहले एक्स वाई जेड लिखा था ना, उस एक्स वाई जेड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल आर, एम आर और एन आर। तो इसका मतलब वही, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। ये पिक्चर जो है मैंने आपके बुक से लिया और ये लिखा हुआ है। क्लियर ये चीज सभी को? ओके। अब इसके बाद एक और पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है नोट के अंदर, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो क्या लिखा है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पूरा नोट डाउन हो गया था सबका? अब ये वाला पॉइंट लिख दो, बस ये वाली लाइन लिख दो स्टार मार्क करके, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पूरे का हम डेरिवेशन अभी करेंगे, ये 1 कैसे होता है। हटा दो उसको, हो गया तो ओके। हम्म। तो अभी आपने देखा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ये नोट करके हमने लिखा है। और एल एम एन क्या होते हैं? क्या होते हैं एल एम एन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और उनको क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइंस। इन शॉर्ट उसको डीसी बोलेंगे। ठीक है, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो इनकी वैल्यू 1 कैसी होती है उसका डेरिवेशन हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि L इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अभी हमने देखी थी x अपॉन आर। क्लियर हुआ ये चीज? m इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस बीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है? y अपॉन आर। और n इज इक्वल टू होता है कॉस गामा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? z अपॉन आर। ये होती है इन सबकी वैल्यू। अब जो हमको प्रूव करना है हम उसका लेते हैं LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और वहां पर ये वैल्यू पुट करते चलते हैं। तो L की जगह पे क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? x अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन आर का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? वैसे ही m की जगह पे क्या पुट होगा? y अपॉन आर का होल स्क्वायर, और n की जगह पे पुट क्या होगा? z अपॉन आर का होल स्क्वायर। सबको ये चीज क्लियर? फर्दर ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? अब ये देखते हैं कि ये r एक्चुअल में क्या होता है। तो r क्या था उसके लिए हम बैक स्लाइड पे चलते हैं। r एक्चुअल में ये डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। कौन से दो पॉइंट के बीच का? o और p का। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो इस तरह के आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए, ये हो गया x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस, ये वाला पॉइंट है p। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्चुअल में होगा r। ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0। ये वाला कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट क्या है? x y z। तो क्लास 11th में हमने 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो OP का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? r से। और वो कैसे निकलेगा? अंडर रूट, क्या था फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। हाँ करेक्ट, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का
होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का, याद है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस, ये हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही मिलेगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब आर स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आर स्क्वायर की जगह पे हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाय नीचे में भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों कट गया तो क्या बचा आपके पास, 1, दैट इज इक्वल टू RHS। किसी को कोई डाउट ये कैसे आया, क्लियर ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऑनलाइन में अभिनंद और विप्लव क्लियर है? Yes. अभिनंद, Yes, sir. हाँ, अगले बार से जो भी बच्चे ऑनलाइन अटेंड करेंगे वो कैमरा ऑन करके करना, ठीक है? मैं आप लोगों की नोटबुक चेक करूंगा, क्योंकि हो गया, हटा दो फिर इसको। मैं एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट पी के। पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर आर से। और अगर सिंपली आर है तो वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर। क्लियर ये चीज? हटा दो इसको मैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज छूट गई थी शायद, मेरे ख्याल से प्रीवियस स्लाइड में। वो क्या छूटा था, नोट 1 में नोट दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसे 1 हुआ ये हमने देख लिया। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1 इन जनरल। तो ये एबीसी क्या है इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ये आएगा जब वो चीज, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्टार्टिंग में थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक लगेगा आप लोगों को, बट ठीक है। हेडिंग डालिए सबने, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे फर्स्ट टाइप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जीरो वेक्टर। तो ये है जीरो वेक्टर, लिख लो जीरो वेक्टर, ठीक है? जीरो वेक्टर लिख लिया, जीरो वेक्टर। तो क्या है जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करे, मतलब दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर बोला जाता है। मतलब जहां से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो जा रहा है, वो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर, ठीक है? जैसे अगर मान लो मैं कोई एक वेक्टर का नाम लू, वेक्टर ए, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है, मतलब ये पॉइंट ए है, यही शुरू है यही खत्म है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां नोट डाउन करके लिख लेना, जीरो वेक्टर whose initial and terminal point coincide, whose initial and terminal point coincide, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है, और इसको ऐसे डिनोट भी किया जाता है, जीरो और ऊपर में एरो बना दो, तो जीरो वेक्टर का स्टैंडर्ड नोटेशन है इस तरह का, ठीक है? इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये सारे जीरो वेक्टर्स हैं। क्लियर सभी को यहां तक? फटाफट नोट डाउन करते चलना, टाइम अपने पास नहीं, ये सारी थ्योरेटिकल चीजें, क्योंकि हमको क्वेश्चंस तक पहुंचना है, ठीक है? लेकिन ये कंसेप्ट अगर रिटर्न वे में नहीं होगा ना तो आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ेगा। हटा दूं मैं इसको फिर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो वेक्टर है उसका नाम है यूनिट वेक्टर। तो लिख लेना यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। whose magnitude is unity, that means 1, is called unit vector। शॉर्ट में ओन वर्ड्स में लिख लो जैसा लिखना है,
ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, हो गया, लिख लिया सबने। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट वेक्टर में, उसका रिप्रेजेंटेशन। मान लो ये एक वेक्टर है बहुत बड़ा, यहां से यहां तक जा रहा है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। इसके डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में, इसी के बराबर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इस वेक्टर को बोलेंगे कि वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो इसको इसका यूनिट वेक्टर बोलेंगे और उसको डिनोट करेंगे ए, और ऊपर में लग जाएगा कैप। ये जो कैप है ना, वो यूनिट मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, unit vector in the direction of vector A is denoted like this। लिख लिया इस चीज को? इसको लिखना है, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। हटा दो फिर मैं। ओके, नेक्स्ट वेक्टर है जिसका नाम है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, वर्ड से ही क्लियर है। इनिशियल, को इनिशियल मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, यहां से एक वेक्टर ये वाला बन रहा है वेक्टर ए बी, सॉरी ये बी है, और ये एक वेक्टर बन रहा है वेक्टर ए बी। यहां से एक और वेक्टर बन रहा है वेक्टर ए सी। तो इन दोनों वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। two or more vectors having same initial point are called co-initial vectors। क्लियर ये चीज सभी को? हटा दो इसको, मैं नहीं आया समझ में। जैसे मान ली ये एक पॉइंट ए है, यहां से दो वेक्टर निकल रहे, एक निकल रहा है वेक्टर ए बी, एक निकल रहा है वेक्टर ए सी। तो इन दोनों वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। मान ले ए तेरा है अहमदाबाद है, बी बैंगलोर है, सी चेन्नई है। अहमदाबाद से दो फ्लाइट टेक ऑफ की, एक गई बैंगलोर और दूसरी गई चेन्नई। तो दो वेक्टर बन गए, एक वेक्टर ए बी, दूसरा वेक्टर क्या है, ए सी। तो ये को इनिशियल वेक्टर बन गए क्योंकि दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट हेडिंग लिखना, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स को आप इन शॉर्ट पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हो। पैरेलल वेक्टर्स मतलब जिनका डायरेक्शन सेम हो या तो अपोजिट हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर मान लो कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये है, वेक्टर ए, कोई वेक्टर जिसका डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। तो इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। इसके अलावा मान लो कोई थर्ड वेक्टर है ऐसा, जो कि जिसका डायरेक्शन जस्ट दोनों के अपोजिट है, वेक्टर सी। तो इसको भी क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। मतलब दोनों का डायरेक्शन या तो सेम हो या तो जस्ट अपोजिट हो, दिखने में पैरेलल होने चाहिए इनफैक्ट। तो ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब सेम लाइन के पैरेलल होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम ना हो चलेगा, डायरेक्शन सेम ना हो चलेगा, क्योंकि देखो यहां दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन सेम लाइन के पैरेलल है। क्लियर हुआ ये चीज? यहां पर एक और चीज लिख लो, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, if vector A is equal to lambda times of vector B, then vector A and vector B are collinear vectors। collinear vectors। ठीक है, एक एग्जांपल से ये जो देखा ना, यहां पर क्या लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। लैम्डा कोई भी स्केलर है, स्केलर मतलब 1 2 3 4 5 कोई नंबर है।
अगर मान लो वेक्टर बी में मैं ये लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दूं वेक्टर ए के बराबर बन जाए, जैसे कि इसी एग्जांपल में मान लो मैं इस वेक्टर बी में 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, वेक्टर बी में मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो हो सकता है वो 5 टाइम्स मतलब इसके बराबर आ जाए, समझ में है? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसे केसेस को भी, या ये कंडीशन होती है कोलिनियर वेक्टर चेक करने की। क्लियर ये चीज? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट टाइप लिखना इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स अगर मान लो आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों तब इक्वल होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो इसमें सिंपली ये लिख दो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनिशियल टर्मिनल पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कोई वेक्टर ए यहां पर बन रहा है, कोई वेक्टर बी यहां पर बन रहा है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। क्लियर हो गया? कोई वेक्टर सी यहां पर बन रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो भी वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर इक्वल वेक्टर्स। सभी को क्लियर हो गया ये सारे टाइप्स? तो कौन कौन से टाइप्स हमने डिस्कस किए? जीरो वेक्टर, क्या होती है कंडीशन? इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जीरो सेम और मैग्नीट्यूड जीरो। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। नोटेशन क्या होता है उसका, कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप, अगर ए के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में तो बी कैप, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर, मतलब अगर कोई सेम लाइन के पैरेलल हो तो पैरेलल वेक्टर। ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, ये कंडीशन है। इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम बेसिक्स पे है। क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, तो आपको इस क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहां पर आप लोगों को पता है ये इस तरह से डायरेक्शन सिस्टम होता है। ये जो पार्ट होता है ये किसको डिनोट करता है, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में 30 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में 30 डिग्री कैसे बनेगा, यहां से 30 डिग्री मार्क कर दोगे, जहां पर भी बनेगा वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहां पर इस तरह से 30 डिग्री इस पे मार्क कर दो, इस डायरेक्शन में रखोगे और 30 डिग्री कहां पर बन जाएगा, लगभग इस जगह पे बन जाएगा, इस पॉइंट पे, ये वाला, और इसको आप इस तरह से ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल, और यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 40 किलोमीटर। तो ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स इट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ऐसा क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, मतलब उसमें अलग अलग ग्राफ दे देगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको चेक करने बोलेगा। ठीक है, हटा दो इसको, हो गया तो ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, एक बार ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। तो आपको इनको स्केलर और वेक्टर में क्लासिफाई करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, 10 केजी, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। आपको ये देखना है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो केजी मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो 2 मीटर मतलब मैग्नीट्यूड, नॉर्थ वेस्ट मतलब डायरेक्शन, तो मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर। 40 डिग्री क्या होगा,
स्केलर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको किस एक्सेस से 40 डिग्री बन रहा है ये नहीं पता है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है 40 वॉट, 40 वॉट स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कोलम्स स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा वेक्टर। क्लियर सभी को ये? ओके आगे बढ़ते। अब यहां पर आपको यूनिट से चेक करना था, अब यहां पर आपको क्वांटिटी दी हुई है। सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड, क्या स्केलर की वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आपने पढ़ा है ना, फोर्स डायरेक्शन एग्जिस्ट करता है उसमें। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, दैट्स इट। तो ये आपके क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, चार ऑप्शन देगा, चार में तीन वेक्टर होगा, एक वेक्टर नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी अगर आया पेपर, ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। ओके अब ये आपसे मैं फंडामेंटल चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, बताना, ठीक है। तो सामने आपको देखो एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है, इसमें कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, इस फिगर में 4 वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, सबको दिख रहा है, ऑनलाइन में भी क्लियर सबको? यस सर। हाँ, अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, पहला है को इनिशियल, ऑनलाइन में से बताएगा कोई, को इनिशियल वेक्टर बताओ इनमें से कौन से वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर, कौन बता रहा है ऑनलाइन में से, विप्लव और अभिनंदन, जल्दी, कौन सा भाई को इनिशियल वेक्टर? हाँ माही बताओ। करेक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर डी ये दोनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है कि नहीं, और कोई सा है क्या को इनिशियल वेक्टर? नहीं है। बी और ए की बात करें तो ए का ये टर्मिनल पॉइंट है, बी का इनिशियल पॉइंट है, समझ गए ना ये चीज? ओके अब उसके बोल रहा है इक्वल वेक्टर, कौन से दो वेक्टर इक्वल है, तो इक्वल के लिए दो कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, तो कौन से है बी एंड डी, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम, तो सेकंड में आएगा बी एंड डी। क्लियर ये चीज? थर्ड पॉइंट में बोला है कोलीनियर बट नॉट इक्वल, कोलीनियर का मतलब क्या होता है, पैरेलल होने चाहिए, लेकिन यहां पर बोल रहा है इक्वल नहीं होने चाहिए, तो आंसर होगा ए एंड सी, क्योंकि दोनों पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इक्वल नहीं है, ठीक है। तो समझ गए ना क्या है बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। अब आपको इसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है, तो सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर, वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर ए ये कोलिनियर वेक्टर होंगे, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि वेक्टर ए अगर ऐसा बन रहा है वेक्टर ए, तो माइनस वेक्टर ए कैसा बनेगा, वैसा ही बनेगा, बस डायरेक्शन पलट जाएगा, समझ गए ना ये चीज, और दोनों पैरेलल होंगे सेम लाइन के, इसलिए कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो two collinear vectors are always equal in magnitude, ट्रू क्यों होगा, फॉल्स होगा। जैसे मान ले एक वेक्टर तेरा ऐसा है, दूसरा वेक्टर तेरा ऐसा है ना, दोनों पैरेलल है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या दोनों का, नहीं, इसका कम है और इसका ज्यादा है, इसलिए ये फॉल्स होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, फॉल्स, सेम मैग्नीट्यूड है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ये एक वेक्टर हो गया ये एक वेक्टर हो गया, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन पैरेलल नहीं है, तो इसलिए कोलिनियर नहीं होंगे। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर है डायरेक्शन सेम है, जैसे ये एक हो गया और दूसरा ये हो गया, डायरेक्शन सेम है दोनों का, कोलिनियर भी है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, two collinear vectors having same
मैग्नीट्यूड, अच्छा, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अच्छा ठीक है, ये लो, ये दो कोलिनियर वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। बेस्ट एग्जांपल आपको यहां देखने को मिलेगा। देखो ये वाले दो वेक्टर थे, ये वाला वेक्टर था ना एक, ये वाला वेक्टर, एक वेक्टर सी और वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों कोलिनियर भी है, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर ये चीज? तो लास्ट वाला भी क्या होगा? फॉल्स। क्या ये सबको समझ में आया ना? आगे बढ़ो फिर, अब मैं हो गया ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो है वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लिख लेना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है मैं यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान देना। करेक्ट, जैसे मान लो आपने अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ी बैंगलोर के लिए, तो आप यहां गए ए से बी। आपने बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ी चेन्नई के लिए, तो आप गए बी से लेके सी। तो आपका पहला इनिशियल पॉइंट क्या था? ए, और आपका फाइनल टर्मिनल पॉइंट क्या है? सी। तो ये ए से जो सी है, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो यही चीज है, वेक्टर ए बी पहला वाला वेक्टर प्लस वेक्टर बी सी दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए सी। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर करना है, ठीक है? देखते हैं कितना समझो। मान लो आप अहमदाबाद से बैंगलोर गए, मतलब वेक्टर ए बी, फिर आप बैंगलोर से चेन्नई गए, वेक्टर बी सी, फिर आप चेन्नई से अहमदाबाद आ गए, वेक्टर ए सी। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? आप अहमदाबाद से वापस अहमदाबाद आ गए, ए टू ए, मतलब क्या हो गया? जीरो वेक्टर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा? नल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो वेक्टर ए बी है प्लस वेक्टर बी सी है प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर माइनस वेक्टर ए सी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू जीरो लिख दिया मैंने, सॉरी, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो सुनो यहां पर, जैसे अगर मान लो ये वाला वेक्टर है ना, यहां पर एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए बी, है ना? ये कौन सा वेक्टर? ए बी। अगर मैं ऐसा लिखूं माइनस वेक्टर ए बी, तो इस माइनस साइन को अगर मैं हटाऊंगा ना, तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर बी ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर से माइनस ए सी को अगर सिंप्लीफाई करके प्लस लिखना चाहूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वेक्टर सी ए। क्लियर हुआ ये चीज? तो ए बी बी सी सी ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर ए ए, मतलब ये क्या हो जाएगा? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? तो नोट करके लिख लेना ये चीज, अगर ये आपने अभी तक नहीं लिखा हुआ कहीं पर, तो कि माइनस ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी ए। अगर माइनस साइन हटता है तो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, हटा दो इसको मैं। अक्षत कुछ डाउट? ओके चलो नेक्स्ट आते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर में ये चीज देख लेते हैं। मतलब अगर आपको कोई दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है तो कैसे होगा? ठीक है, उसका डायरेक्शनली वो कैसे बनेगा? जैसे अगर मान लेते हैं ये वेक्टर ए बी है, इसको हमने वेक्टर ए नाम दे दिया, और दूसरी तरफ ये वेक्टर बी सी है, जिसको हमने वेक्टर बी नाम दे दिया। अब आपको बोलता है वेक्टर ए माइनस बी निकालो। तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे? तो पहले हम माइनस बी वाला वेक्टर बनाएंगे। तो माइनस बी कैसे बनेगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? और a और ये माइनस बी को ऐड कर देंगे, तो ये जो वेक्टर बनेगा ए सी डैश, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को डिनोट करेगा। क्लियर हुआ ये चीज?
तो बस ये उसका रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, और जो अभी मैंने चीज बताई उसी से रिलेटेड चीज है। जैसे ये अभी मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया ना, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर सी ए, सेम चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये लिख लेना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यहां पर कुछ इस तरह से देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ओ ए, ये है दूसरा वेक्टर, वेक्टर ओ बी। ठीक है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इनसे डिनोट कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, अब वेक्टर बी का इक्वल वेक्टर मैं यहां पर बनाता हूं। ये देखो, ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। क्लियर हुआ ये चीज? तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कैसे डिनोट होगा? इसके डायगोनल से, या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से, जैसा होता था। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो कौन सा लॉ लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। और उस रूल के अकॉर्डिंग जो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का, वो दोनों का एडिशन देगा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, पहला वेक्टर का टर्मिनल और दूसरा वेक्टर का इनिशियल दोनों सेम होते हैं, ए से बी, बी से सी। तो ये आपको मिलेगा इस तरह का। पैरेललोग्राम में ये दोनों एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर है तो। क्लियर ये कंसेप्ट सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर की कुछ रूल्स है, प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो नॉर्मल अलजेब्रा में, जैसे देखो आपने पढ़ा है इसके पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसमें कई रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा और ये वेक्टर अलजेब्रा। तो 2+3 3+2 सेम होता है ना, वैसे ही वेक्टर में भी a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर b प्लस वेक्टर a, दोनों सेम होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि ये वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी सेम होगा। क्लियर ये चीज? हटा दो इसको, हो गया तो। अच्छा, इसके बाद ये वाला पॉइंट देखना, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हेडिंग डालना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। इसको ग्राफिकली ही समझ लो, सामने ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं ये एक वेक्टर ए है, दिख रहा है ये वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन देखो किस तरफ है, दिख रहा है ना सबको। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। ठीक है, अब अगर इस वेक्टर ए में मैं हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब 2 था तो ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। समझ में आया? और अगर मान लो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 का 4 यूनिट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर इसमें मैं माइनस हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? ये चीज बता रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला पार्ट एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये लिख लिया था ना सबने, ये एक बार बनाना है, वैसे आप लोगों को बनाना चाहिए ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो। इसको बना लो, फिर मैं यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझाता हूं। हो गया? नोट कर लिए यहां तक सबने? अच्छा, ये चीज भी नोट डाउन कर लेना ना, ये वाला पॉइंट।
हो गया, सबने नोट किया ना इसको, आगे बढ़ूं? ओके, चलो इधर पे ध्यान देना अब सब। तो सबसे पहले मैंने क्लास में आप लोगों को क्या बताया था कि वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दो चीजें होती है। तो वेक्टर को जैसे मान लो मैं इससे डिनोट कर रहा हूं वेक्टर ए, तो इस वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक क्या है डायरेक्शन और दूसरा क्या है मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको किससे डिनोट करते हैं हम, ए कैप। ए कैप यूनिट वेक्टर है इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन। तो इसके पास क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है इसका, वन है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देगा। समझ में? तो जो भी वेक्टर होगा उसके पास दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड जिसको हम इससे डिनोट करेंगे, दूसरा होगा डायरेक्शन जो कि इससे डिनोट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अगर आपको ये निकालना है, आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा किसी भी वेक्टर का। तो इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत आता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। जो मैं कॉमन नोटेशन यूज करूंगा, यूवी, यूवी का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। फिर दूसरा एक और मैं कौन सा यूज करूंगा, पीवी, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। फिर इसके अलावा और क्या बोला था मैंने, डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं, बताओ तो क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और इसके अलावा एल, एम और एन। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, हाँ किससे डिनोट करते हैं हम, अल्फा बीटा एंड गामा, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल बताता है। क्लियर ये चीज? हो गया, हटा दूं, आगे बढ़ो। अब ये एक और चीज यहां पर हम देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना एक्चुअली। ठीक है, देखो, मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। सबका ध्यान यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर का। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का नाम है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट ए है, दिख रहा है सबको? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में ना तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट जीरो। पॉइंट बी कहां पर है, वाई एक्सिस में, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 0। पॉइंट सी जेड एक्सिस में, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 1। क्लियर हुआ ये चीज? यहां पर आपको एक वेक्टर दिख रहा है ओ ए, दिख रहा है ये वेक्टर ओ ए, ये कौन सा वेक्टर है, ये है यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन, उसकी लेंथ कितनी है, वन। समझ में आ गया ये चीज? उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है उसका डायरेक्शन। समझ गए ना ये चीज? तो ये जो वेक्टर ओ ए है, ये एक्चुअल में एक यूनिट वेक्टर है, और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है। समझ में आए? और इस वेक्टर को डिनोट करेंगे हम आई कैप से। कैप क्यों लगा है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। समझ में आया ये चीज? ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ओबी क्या डिनोट कर रहा है आपको, यूनिट वेक्टर, कौन से डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, जे कैप। और ओसी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और इसको किससे डिनोट करेंगे, के कैप से। क्लियर हुआ? ये पढ़ा हुआ है क्या पहले तुम लोगों ने? अच्छा, फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा ना। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लो, ये फिगर और ये चीज, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। 11th में पढ़ा है कि इस बार पढ़ा है, 11th में ना, ठीक है, हो गया, ओके।
अभी 5 मिनट बचा है, रुक जाओ अभी। और तुम लोग एकदम शार्प 5:30 आ जाया करो, तो सारे बच्चों को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आज पहली क्लास थी इसलिए मैं वेट किया जानबूझ करके, ताकि सब आए तब मैं स्टार्ट करूं। हटा दो, आगे बताऊं अब मैं। हम्म, देखो इसके बाद ये सारी जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की ना, वो सेम चीजें आपको रिटर्न वे में दिख रही है। वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर है। फिर उनको आई जे के से डिनोट करते हैं, ये चीजें भी हमने लिख ली। ठीक है, आगे आगे बढ़ जाए, हटा दो इसको मैं। ओके, अब इसके बाद यहां पर ध्यान देना। सपोज यहां पर एक पॉइंट पी है जिसका की कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर से उसी चीज पे आ गए हम जहां से स्टार्ट किए थे। तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसके पोजीशन वेक्टर को देखो हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर आर हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये जो वेक्टर आर है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे? तो अभी जो हमने हेडिंग पढ़ी थी ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो इसका एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो एक्स आई होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो कितना है, उसका लेंथ एक्स। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है, वाई। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है, जेड। तो वेक्टर आर के कंपोनेंट होंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर हुआ ये चीज? इसको हम चाहे तो वेक्टर ओपी से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर सिंपली वेक्टर आर से डिनोट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए। तो ये नोट डाउन कर लो, फिगर ध्यान में रखना। नोट डाउन कर लिया सबने? हम्म, हाँ, अब इधर पे ध्यान देना। ये तो हमने कंपोनेंट देखे। अब अगर मान लो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर आर का, तो उसको किससे डिनोट करूंगा? किससे डिनोट करेंगे वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, या फिर सिंपली आर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, या फिर सिंपली ओपी से डिनोट करेंगे। और ये कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसके कंपोनेंट है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो इसी रूल से बताओ क्या होगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? तो अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो ऐसा है। हाँ, ये -4 का होल स्क्वायर होगा, ये ध्यान में रखना। क्लियर सभी को ये चीज? ठीक है, ये भी एग्जांपल नोट डाउन कर लो ताकि याद रहे। हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, अब इसके बाद कुछ नॉर्मल रूल्स हैं। अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से दिए हैं, देखो यहां पर इसको ज्यादा लिखाऊंगा नहीं मैं। मान लो एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट a1i a2j a3 के है। दूसरा वेक्टर बी है जिसके कंपोनेंट b1i b2j b3 की है। दोनों वेक्टर को अगर आपस में ऐड करते हैं, उनका एडिशन कैसे होगा? दोनों के आई वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, जे वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, और के वाले। ये आपने फिजिक्स में किया हुआ है पहले, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो दोनों के आई वाले कंपोनेंट जे वाले और के वाले कंपोनेंट सब्सट्रैक्ट होंगे। अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, तो उनके आई वाले कंपोनेंट इक्वल होंगे, जे वाले कंपोनेंट इक्वल होंगे, और के वाले कंपोनेंट इक्वल होंगे। क्लियर ये चीज? और सिमिलरली अगर मान लो किसी वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका स्केलर
हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल अप्लाई होगा। अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है किसी एक वेक्टर से तो कुछ इस तरह से। खैर ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम एक दो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। तो फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो, √3। कैसे होगा, सबको क्लियर ना? तो ये हो जाएगा √3। सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √ओवर क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 √ओवर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, इसका स्क्वायर 1/3, थर्ड वाले का भी स्क्वायर कितना जाएगा 1/3, ऐड करोगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, माही। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग वेक्टर होने चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल बताओ। ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें दो अलग वेक्टर हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। आर्यन बता सकता है, और कोई? अक्षत भी बता सकता है, ठीक है। बाकी और कोई आंसर कर सकता है? ऑनलाइन में बच्चे जो कनेक्टेड है, आंसर करोगे? बताओ आर्यन। पहला वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। हम्म हम्म -4k, करेक्ट, बिल्कुल सही है। दोनों का डायरेक्शन अलग है क्योंकि देखो एक में +4 है, दूसरे में क्या है -4। और कुछ बताओ, और क्या हो सकते हैं? 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये भी हो सकता है। या 4i प्लस 2j -3k, ये हो सकता है। तो उसके कंपोनेंट वाला जो पार्ट है ना उसको सेम रहने दो, बाकी सबको पलट दो। समझ गए ना? तो हमेशा मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, डायरेक्शन अलग। नेक्स्ट का बताओ मुझे, नेक्स्ट का आंसर बताओ, थर्ड वाले पार्ट का। टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए। हाँ, 2i प्लस 3j प्लस 5k, सेम डायरेक्शन है, कैसे पता? नहीं। और बताओ, दो वेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अच्छा, जिन दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है वो कैसे होते हैं, दिखेंगे कैसे, दिखेंगे कैसे? पैरेलल दिखेंगे ना, कोलिनियर होंगे ना। बताओ एग्जांपल। कोलिनियर की कंडीशन मैंने नोटबुक में लिखवाई है ना, क्या लिखा है ये देखो, पेज पलटो, इसीलिए मैं पूरा लिखवाया हूं। देखो कोलिनियर वेक्टर के नीचे वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखा है, लैम्डा वेक्टर बी, ये लिखा है। तो वेक्टर ए कुछ भी मान लो आई प्लस जे प्लस के है, ठीक है। अब इसमें कोई लैम्डा, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, मान लेते 5, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये हो गया वेक्टर बी। और ये दोनों वेक्टर क्या है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर सभी को ये चीज? मैंने एक एग्जांपल्स यहां से भी बताया था। मान लो वेक्टर ए है, इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए कैसा दिखेगा, डायरेक्शन उसी तरफ होगा लेकिन मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर जो हैं ये इक्वल है, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। एक्स क्या होगा 2 और वाई क्या हो जाएगा 3। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स
विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। अच्छा, ये वाली चीज अभी मैंने डिस्कस नहीं की एक्चुअली, ठीक है। इनिशियल, हालांकि हो सकता है तुम लोगों को पता हो, लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया। तो हम लोग आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो जो चीजें मैंने बताई एक बार रिवाइज करके और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। कल किसका केमिस्ट्री का टेस्ट है?